हेलो दोस्तों, सुप्रभात। तो आज हमारे इतिहास का अगला टॉपिक, जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे हमारे सिलेबस में मौर्य साम्राज्य में तो कई शासक हुआ करते थे, बट हमको क्या पढ़ना है? सम्राट अशोक। अभी तो फिलहाल हम सम्राट अशोक पढ़ेंगे अभी के सिलेबस में। आगे और लोग पढ़ाए जाएंगे, बट अभी क्या पढ़ना है हमको? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के ही एक शासक थे। तो मौर्य साम्राज्य जो था, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। मौर्य साम्राज्य था कहाँ? मौर्य साम्राज्य जो था वो था मगध में। एक मगध महाजनपद हुआ करता था। ये महाजनपद इसलिए था कि इसका जो प्रसार था वो, अगर आप पूरब साइड में जाएंगे तो बंगाल तक था, दक्षिण की तरफ जाएंगे मैसूर तक था, और उत्तर में आप चले जाएंगे तो जम्मू कश्मीर क्रॉस कर जाएंगे, वहाँ तक था। फिर उसके बाद आप अरब सागर में चले आएंगे, पश्चिम साइड अरब सागर तक था। फिर थोड़ा सा और उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो ये अफ़गानिस्तान का एरिया जो है वहाँ तक था। तो इस प्रकार से इसका ये बहुत विशाल महाजनपद हुआ करता था। और ये इसकी स्थापना जो था, कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे किया था? पहले एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था नंद वंश। उसी के अंतिम शासक जिनका नाम था घानानंद, घानानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य ने किसकी स्थापना की थी? मौर्य साम्राज्य की। की स्थापना की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये जो मौर्य साम्राज्य था या मौर्य काल था, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? पहले ये जानना जरूरी है। ये मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमको दो स्रोत से मिलती है। पहला स्रोत जो था वो साहित्यिक था, और दूसरा जो था पुरातात्विक था। साहित्यिक स्रोत में क्या लेते हैं? सबसे पहले हम, आपको याद होगा या नहीं भी याद होगा तो जान लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री जो चाणक्य हुआ करते, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ये बुक बताती है हमको किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य के बारे में। एक लेखक थे मेगस्थनीद, जिनकी एक किताब थी, जिसे हम इंडिका के नाम से जानते थे। इस बुक में भी बताया गया था किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य के बारे में। एक बुक थी मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त जी ने लिखा था। ये भी किताब जो है हमको बताती थी मौर्य साम्राज्य के बारे में। और एक और कुछ और क्या मतलब, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में जो कुछ किताबें थीं, जो ग्रंथ लिखे गए थे, उसमें भी मौर्य साम्राज्य का उल्लेख हुआ है। ये तो हो गया आपका कौन सा? साहित्यिक स्रोत। अब हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानते हैं। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले क्या जानते हैं? ये जो अशोक के शिलालेख थे, उसमें भी आज भी जो विद्यमान थे, उसमें तो भाई जाहिर सी बात है मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया होगा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के ही शासक अशोक थे। दूसरी चीज है एक जूनागढ़ का अभिलेख, इसमें भी जानकारी मिलती है। फिर एक था रुद्रदामन का अभिलेख। इन माध्यमों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य कहाँ था? मगध। वैसे मगध में 7 राजवंशों ने शासन किया था। हम उन 7 राजवंशों के बारे में जान लेते हैं कौन कौन से थे।
सबसे पहले कौन सा था? 7 राजवंशों ने किया था, तो सातों लोग को जानते हैं। सबसे पहले कौन था? हर्यक वंश। फिर दूसरा शिशुनाग वंश। तीसरा नंद वंश। ये वही नंद वंश है जिसमें घनानंद थे और जिनको अंतिम शासक थे, जिनको मार के पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। तीसरा क्या था? 1 हो गए, 2 हो गए, 3 नंद वंश। चौथा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य था, ठीक। फिर उसके बाद क्या था? शुंग वंश। फिर छठवां क्या था? एक था कण्व वंश। फिर सातवां, जो 7 से है लिया गया है, उसका नाम था सातवाहन वंश। ये हमारे 7 राजवंश थे जिन्होंने मगध पर शासन किया था। और चौथा जो है मौर्य साम्राज्य, यही पढ़ना है हमको, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट भी यही था। इम्पोर्टेंट क्यों था? कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे महान शासक इसी में हुए थे। तो अभी हमें क्या पढ़ना है? मौर्य साम्राज्य। ये तो हो गया राजवंश। अब हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के कितने राजा हुए थे या कितने शासक हुए थे, उनके बारे में थोड़ा जानकारी हम ले लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको इस चीज़ की जानकारी अभी हो गई होगी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो पहले शासक भी वही रहे होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा कौन थे? बिंदुसार। तीसरा कौन थे? इनके लड़के अशोक। फिर चौथा कौन थे? दशरथ मौर्य। पांचवा कौन थे? संप्रति। छठवा शालिशुक। सातवां देववर्मन। आठवां शतधन्वन। शतधन्वन एक राजा थे। नौवां कौन थे? उनका नाम था बृहदरथ। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण राजा कौन कौन से थे आपको पता होगा। ये जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, और एक यहाँ नीचे हैं बृहदरथ। ये जो थे हमारे बहुत महत्वपूर्ण राजा थे, यानी कि प्रशासक थे या शासक थे, ठीक है। ये जिनमें हमको क्या पढ़ना है? अभी अशोक पढ़ना है। हम अशोक के बारे में थोड़ा जान लेते थे। अशोक कौन थे? अशोक जो थे, जाहिर सी बात बिंदुसार के पुत्र थे, और इनकी माता का नाम जो था वो शुभद्रांगी था। शुभद्रांगी। अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 304 ईसा पूर्व कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक। 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था इनका जन्म। और इनका राज्याभिषेक जो हुआ था 269 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक।
जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो उसके ठीक 8 साल बाद यानी 8वें साल पे 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग पे आक्रमण कर दिया। ठीक, अब कलिंग पे जब इन्होंने आक्रमण किया तो ये आक्रमण इतना भीषण था कि कलिंग के आसपास के जो राजा हुआ करते थे वो लोग भी कांप उठे। बताया जाता है कि इसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं किसी को नहीं छोड़ा गया था। इस तरीके से एक तरफ से जो है वो लोग इतना तहस नहस किए थे। तो यह देखकर दूसरे की बात छोड़ दी, अशोक जिनका यह आक्रमण था उनका मन ही विचलित हो गया और उन्होंने इस प्रकार से सोचा कि मतलब ये इतना ज़्यादा अन्याय हो रहा है और इनका मन जो है परिवर्तित हो गया और इन्होंने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया। ठीक, बौद्ध धर्म को धारण तो कर लिए और इनको शिक्षा जो बौद्ध धर्म में धारण करने के बाद शिक्षा जो थी उनका नाम था, इनकी गुरु जी माना जाएगा उपगुप्त। उपगुप्त से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। ठीक, यार हाँ ठीक, हाँ ये तो बौद्ध धर्म धारण तो कर लिए, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो खुद अगर बौद्ध धर्म को ग्रहण किए हैं तो पूरे राज्य में बौद्ध धर्म ही सबको ग्रहण करना, ऐसा कुछ उन्होंने बंदिश नहीं किया। तो वो उनका खुद का था धर्म। उन्होंने इसका प्रचार प्रसार तो कराया। इन्होंने इसका प्रचार प्रसार करने के लिए जैसे अपने बेटे जिनका नाम महेंद्र था, इनके बेटे का क्या नाम था, महेंद्र, इनको श्रीलंका भेजा प्रचार करने के लिए। इन्हीं को नहीं भेजा, इन्हीं के साथ जो है इनकी पुत्री जिनका नाम था संघमित्रा, यानी बेटे और पुत्री को कहाँ भेजा, श्रीलंका प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इसका ये मतलब नहीं था कि ये जो है इस धर्म को सब पे लागू कर रहे थे, ये उदारवादी हो गए थे। अभी उदारवादी का मतलब ये हुआ कि जैसे इनके पिता बिंबिसार जो थे ये आजीवक जो एक संप्रदाय था उसको मानते थे। तो इन्होंने क्या किया, उस टाइम पे कुछ उसकी बहुत ज़्यादा अनुयायी थे, तो इन्होंने क्या किया गया में जो है एक बराबर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे इन्होंने 4 गुफाओं का निर्माण कराया गया में। तो इससे ये प्रतीत होता है कि ये खुद मतलब बौद्ध धर्म के लिए ही नहीं बहुत कुछ किए थे, ये और धर्मों के लिए यानी कि समान धर्म का समान विश्वास था इनका। दूसरी चीज़, आपने शायद अभी पिछला बौद्ध धर्म पढ़ाए थे, तो बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीतियाँ भी इन्होंने करवाया था। ये तो खुद के लिए था, बाकी बहुत ऐसी चीज़ें जो थी जो अलग अलग धर्मों के लिए इन्होंने किया था। तो ये हो गया इनके बारे में कुछ विशेष बातें। अब हम इनके अभिलेख के बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी पहचान इनके अभिलेखों से ली जाती है। तो जो इनके अभिलेख थे, अशोक को एक ऐसा शासक माना जाता है कि जो अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए ये अभिलेख का सहारा लेते थे। ठीक, इनके जो अभिलेख थे उनकी भाषा जो होती थी प्राकृत थी, अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी और ये 4 लिपियों में लिखी गई थी। ठीक, वो 4 लिपियाँ कौन कौन सी थीं, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहली लिपि थी ब्राह्मी। कहाँ पाई जाती थी, भारत में। दूसरी लिपि जो थी खरोष्ठी, कहाँ पाई जाती है, पाकिस्तान में। तीसरी लिपि अरमाइक, अफगानिस्तान में। चौथी लिपि जो है ग्रीक, कहाँ, अफगानिस्तान के उत्तरी भाग में। उत्तरी भाग में पाई जाती थी। ये इनकी 4 लिपियां हो गई। अब
ये मतलब ये इनका अभिलेख से 4 लिपियाँ जो तैयार हुई, वैसे बेसिक चीज़ें इतनी ही इसमें हैं। अब थोड़ा इनके हम चतुर्दश अभिलेख जो थे उसके बारे में जान लेते हैं। जब हमने अभी बताया था कि इनके एक बहुत बड़ी पहचान इनके अभिलेखों से थी, तो अभिलेख की दृष्टि से देखा जाए तो इन्होंने 14 प्रमुख अभिलेख थे। वो 14 प्रमुख अभिलेखों में जैसे जिन्हें चतुर्दश कहा जाता था, उनके बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। इनका जो प्रथम अभिलेख था, प्रथम अभिलेख, इसमें इन्होंने जो बताया था, अहिंसा पर बल देने की बात कही थी। अहिंसा पर बल देने की बात कही थी और पशु बलि जो होती है, पशु बलि, उसकी निंदा की थी। पशु बलि की निंदा, ठीक। फिर इनका दूसरा जो अभिलेख था, दूसरा अभिलेख जो था, उसमें ये बताया था कि मनुष्य के साथ साथ जानवरों या पशु की भी चिकित्सा होनी चाहिए, इलाज होना चाहिए। तीसरा अभिलेख जो था इनका, उसमें धम्म के प्रचार के लिए तीन अधिकारी नियुक्त थे, जिनके बारे में वर्णन किया गया है। चौथा जो था, चौथा अभिलेख इनका जो है, वो उसमें बताया गया है कि शासन के लिए भैरी घोष की जगह पे, भैरी घोष की जगह पे धम्म घोष का पालन करना चाहिए। अब थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। भैरी घोष और धम्म घोष होता क्या है। भैरी घोष का मतलब होता युद्ध, धम्म घोष का मतलब होता धर्म, ठीक। यानी कि युद्ध ना करके धर्म से काम लिया जाना चाहिए शासन के लिए, ठीक। फिर पांचवा जो अभिलेख इनका आता है, वो है धर्म महामात्र। धर्म महामात्र एक इनका एक क्या था, एक पद था, ठीक, जिसका एक नाम भी दिया गया था। धर्म मात्र जो है एक पद है। ये इनका काम क्या था, ये इनका काम था कि धर्म के बारे में लोगों को या जनता को बताना, यही इनका काम होता धर्म मात्र का। अब आता है छठवां। इसमें कहे थे कि जो मेरा अधिकारी है, जन कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए हमसे कभी भी मिल सकता है, ठीक। ऐसा नहीं है कि मतलब हमसे मिलने में कोई संकोच है। अगर जन कल्याण कोई अधिकारी हमारा कर रहा तो एनी टाइम, रात या दिन, ऐसा कुछ कोई मतलब नहीं, वो कभी भी आके हमसे मिल सकता है। सातवां, धार्मिक समन्वय। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें सातवें अभिलेख में ये बताया गया है कि वही सभी को एक दूसरे के धर्म का जो है सम्मान करना चाहिए, यही सब बताया गया है इसमें। बाकी एक समन्वय के साथ सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, ये इनका सातवां अभिलेख कहता है। फिर आठवें अभिलेख के बारे में जान लेते हैं। इसमें धम्म यात्रा जो इन्होंने की थी, उसी की चर्चा की है आठवें में। नौवां क्या था, सच्ची भेंट या शिष्टाचार, कैसे क्या होना चाहिए, इसका एक नियम जो होता है, उसके बारे में इन्होंने इसमें चर्चा की है। 10वां अभिलेख क्या था, राज्य के जो अधिकारी हैं वो जनता की भलाई के लिए काम करें, ठीक। जनता की भलाई के लिए राज्य के अधिकारी काम करें।
ये 11वां अभिलेख क्या था, जिसमें सिर्फ धम्म की व्याख्या की गई है। धम्म क्या है, इसकी संपूर्ण व्याख्या इसी में की गई है। 12वां क्या कहता है, स्त्रियों की स्थिति में कैसे सुधार करना है, इसी अभिलेख में बताया गया है। सुधार। 13वां अभिलेख क्या है, कलिंग युद्ध जो इनका हुआ था, सारी चर्चा इसी अभिलेख में हुई थी। 14वां अभिलेख क्या था, ये लोगों को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, ये तो हो गया इनके 14 जो थे अभिलेख। क्या हैं, अशोक के 14 अभिलेख जो हैं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो अशोक की धम्म यात्रा के बारे में जो है कुछ बातें बताना है। वो अशोक की धम्म यात्रा, पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि धम्म होता क्या है। धम्म का मतलब क्या होता है। धम्म का मतलब यही होता है कि अशोक ने अपने लोगों को जीवन जीने के लिए या उनके एक अच्छे जीवन के लिए कुछ नियम और कानून बनाए थे। ठीक, जिन्हें धम्म कहते थे। एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए थे, उनको शिष्टाचार सिखाने के लिए। ठीक, अच्छी आदतों के लिए, अच्छे आचरण के लिए उन्होंने एक क्या बताया, नियम कानून बनाए थे। उसी नियम कानून को धम्म कहा जाता था। धम्म में कहा क्या गया था, ये जो धम्म था इसमें यही बताया गया था कि अपने माता पिता का आदर करिए, और जो भिक्षु हैं और जो संत हैं उनका आप कहाँ माने, और सभी को आपस में जीने दें और खुद भी जिएं। यही सब जो है कल्याणकारी चीज़ें बताई गई हैं। अब एक चीज़ और आता है इसमें, जब इनका शासन चल रहा था उस शासन के दौरान इन्होंने कुछ लोगों को कुछ पद दिया था। यानी कि जैसे अपने यहाँ अभी क्या होता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, तो उस टाइम पे भी कुछ पद हुआ करते थे जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा वैसे ब्रीफली जान लेते हैं। तो किसके अध्यक्ष कौन होते थे, तो सबसे पहले जो आता है हमारा वो आता है सूत्राध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष कौन होता था, सूत्र से मतलब सूत से है। ठीक, सूत्राध्यक्ष, सूत से मतलब है, यानी कि ये वस्त्रों का काम देखते थे। वस्त्र मंत्री, वस्त्र उद्योग मंत्री जिसको कहा जा सकता है। ठीक, ये हस्ताध्यक्ष। अब हस्ताध्यक्ष का मतलब क्या है, हस्त मीन्स क्या होता है, हाथी। तो हाथियों की देखभाल करते थे। ठीक, फिर उसके बाद क्या आता है, लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष क्या होता है, ये इनका काम टकसाल का देख रेख करते। टकसाल के अध्यक्ष होते थे। टकसाल मतलब जहाँ पे रुपए, पैसे, धन, ये सब चीज़ रखी जाती थी। फिर क्या था, एक आते हैं सूनाध्यक्ष। सूनाध्यक्ष मतलब ये जो बूचड़ खाने होते थे या चमड़ा उद्योग जो होता था उसके जो अध्यक्ष होते थे वो होते थे सूनाध्यक्ष। फिर होते थे अश्वाध्यक्ष। अश्वाध्यक्ष का मतलब, अश्व से मतलब खुद ही समझ रहे होंगे, अश्व मतलब होता है घोड़ा। ठीक, फिर क्या होता है, अकाराध्यक्ष। अकाराध्यक्ष का मतलब होता है खान मंत्री। किसी चीज़ की खान हो उसके लिए एक विभाग जो था, एक खान का विभाग जो था उसमें खान मंत्री होते थे, अकाराध्यक्ष। फिर होता था सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष जो है वो कृषि का काम देखते थे। कृषि का मतलब ये हुआ जैसे उनके टाइम पे, अशोक के टाइम पे या मौर्य साम्राज्य के टाइम पे, अशोक के टाइम पे यानी ज़मीन को क्या कहा जाता था, सीता कहा जाता था। इसीलिए सीताध्यक्ष किनको कहा गया, जो कृषि का कार्य देखते थे। दूसरी चीज़ शुल्काध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष का मतलब भी समझ लिए आप, समझ रहे, शुल्क यानी कि कर। ठीक, तो कर का जो सारी चीज़ें देख रेख करते थे वही शुल्काध्यक्ष होते थे। एक होते थे पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष कौन